आइए दोस्तों, आज एनटीपीसी 9 जून के पहली शिफ्ट के पेपर को सॉल्व करेंगे। एनटीपीसी के जो पहली शिफ्ट में आया है 9 जून को। चलिए देखिएगा। सवाल कह रहा है कि एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत 8,000 रुपये, उसकी कीमत में 12 की वृद्धि की गई, फिर 12% की कमी की गई, फिर 25% की वृद्धि की गई, तो इसकी नई कीमत क्या है? नई कीमत बतानी। देखिए सवाल कह रहा है कि एक म्यूजिक सेट है जिसकी कीमत है 8,000 रुपये। 8,000 रुपये 8,000 रुपये है। पहले इसमें 12% की कमी की गई, उसके बाद इसकी कीमत में 25% की वृद्धि की गई। 25% की वृद्धि की गई। अब नई कीमत बतानी है कितनी। अब 12% की फ्रैक्शन बताइए कितनी हो गई? 3/25। 25% की फ्रैक्शन हो गई 1/4। अब 12% मतलब कमी की गई 12% की, मतलब 25 से कितने की रह जाएगी? 25 में से 3 की कमी तो 22 की रह जाएगी। अब ये बची है, पहली बार 12% की कमी करने के बाद ये 22/25 की बची। 22/25 की। अब इसके बाद इसमें 25% की वृद्धि की गई। 25% की वृद्धि की गई तो 4 से कितने की हो गई? 5 की हो गई, तो 5/4 की हो गई। ये नई कीमत उस म्यूजिक सेट की आई। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए आंसर कितना है जी, कि 25 चौको 100, नीचे 100 हो गए तो 100 का मतलब ये 2 जीरो कट गए, 2 जीरो ये कट गए, और 22 पंचे 110, 110 गुणे 8 कितने हो गए? 11 8 88। 88 कहाँ पे है? ये सेकंड वाला आंसर बन जाएगा। ये उत्तर है 8800, ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल में चलिए। ए बी सी का औसत वजन 45 है, ए बी का 40 है और बी सी का 42 है, तो बी का वजन बताना है कि कितना होगा। देखिए 45, 40 और 42 के जी है। 45, 40 और 42 के जी है। ये ए बी सी का औसत वजन है, ए बी सी का है, लिख दे रहे हैं हम, एवरेज है, एवरेज है। ये ए बी का वजन है 40 और बी और सी का, बी सी का वजन है 42 के जी, 42 के जी, 42 के जी वजन है। अब आपसे ये पूछा गया है कि बी का वजन कितना होगा? बी का वजन पूछा गया है। देखिए यहाँ से हम तीनों का वजन निकाल सकते हैं, 3 का गुणा करके। 2 का गुणा कर दीजिए, इन दोनों का वजन आ जाएगा, और बी और सी का निकालना है तो यहाँ भी 2 का गुणा कर दीजिए। औसत गुणा संख्या, टोटल आपका वजन आ जाएगा कितना है, कितना केजी का है ए बी सी तीनों का। तो 45 दिया 135, 15 5 1 12 और 135, 135 केजी ये आ गए ए बी सी का टोटल वजन। ए बी का आ जाएगा 80 केजी, ए बी का 80 केजी, और बी और सी का आ गया 84 केजी, 84 केजी, 84 केजी। अब ये देखिए कि इन दोनों को इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल वजन यहाँ से कितना मिलेगा? 164 मिल रहा है, 164 के जी। ये आ रहा है 164 के जी। 164 के जी किन किन का वजन है? देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए तो ए, 2B और सी का वजन है, 2B और सी का वजन। अब देखिए अगर हम ए, 2B और सी में से ए बी सी का वजन घटा दें तो ए का वजन कैंसिल हो जाएगा और सी का वजन कैंसिल हो जाएगा, 2B में से एक बी का भी वजन कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली टोटल किसका वजन मिल जाएगा हमें? यहाँ से बी का वजन मिल जाएगा। इस वाले में से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आता है आंसर? तो ये बन जाएगा कितना? 9। तो ये 4 बन जाएगा, तो ये कितना? 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 29 के जी। बी का वजन आ जाएगा 29 के जी, तो ये आंसर बन जाएगा, सेकंड सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक्स ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती के मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ए बाई के व्युत्क्रमानुपाती है। एक्स ए में डायरेक्ट रिलेशन है और ए बाई में इनवर्स रिलेशन है। यदि बाई का मान 6 होने पर एक्स का मान 97 है, तो बाई का मान 2 होने पर एक्स का मान कितना होगा? देखिए सवाल ये कह रहा है कि एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के, और सेकंड कंडीशन है कि ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बाई के। फाइनल रिजल्ट जो आप यहाँ से निकालेंगे, अगर ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि एक्स इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बाई स्क्वायर के, क्योंकि जब ए की वैल्यू आप उठा के यहाँ रखेंगे तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा, ये मिलेगा। अब एक्स वाई की कंडीशन देख लेते हैं क्या है, एक्स और वाई की कंडीशन क्या है। देखिएगा
एक्स और वाई। अब एक्स और वाई का इन्वर्सली रिलेशन है, स्क्वायर से रिलेशन है। अब ये कह रहे हैं कि सवाल में कि अगर एक्स 97 है, एक्स 97 है तो वाई 6 है। एक्स 97 होने पर वाई का मान 6 है, तो बाई का मान 6 है तो बाई स्क्वायर का कितना बन जाएगा 36। सेकंड कंडीशन में ये कह रहे हैं कि बाई का मान यदि 2 हो तो 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इन दोनों का रिलेशन हमने बता दी। अब ये बताइए ये कितना गुना है, 9 गुना है, सॉरी 1/9 है, 1/9 है, लेकिन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये उल्टा हो जाएगा। इसको अगर 1/9 किया है तो इसको 9 गुना कर देंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ जाएगा। 63 का मतलब 3 आ जाएगा, 6 81 और 6 87, 873 आंसर आएगा। 873 कौन सा दे रखा, ये सेकंड वाला आंसर बन जाएगा, ये आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 8 दिनों में बिछा सकता है। ए बी उसी कार को 24 दिन में और सी की सहायता से 3 दिन में, तो सी अकेले उस कार को कितने दिन में कर लेगा। देखिए 8 24 और 3, 8 24 और 3, ए को अगर अकेला लगाएंगे तो उस रेलवे ट्रैक को बिछा देगा 8 दिन में, 8 दिन। वहीं बी 24 दिन में बिछाता है। अगर तीनों को लगा दिया जाए तो ये काम 3 दिनों के भीतर खत्म हो जाता है। सभी का एलसीएम आ जाएगा 24, 8 से काटेंगे 3 बार, 24 से काटेंगे तो 1 बार, 3 से काटेंगे तो 8 बार। अब ये देखिएगा कि ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही 4, और ए बी सी तीनों की 8 है। 8 है, 8 में से अब ए बी सी तीनों में से ए बी की घटा दीजिए तो सी की इफिशियंसी आ गई 4, सी की इफिशियंसी 4 मिल गई। अब टोटल काम कितना है 24 है और सी की क्षमता 4 है, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 6 दिन में सी उस काम को कर सकता है अकेले, तो 6 आंसर हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात जो दे रखा है वो 10 17 और 14 है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 10 96 है। घनाभ की लंबाई बतानी है कि कितनी है। देखो इस सवाल का आंसर आप डायरेक्ट दे सकते हैं, बाकी अगर आपको निकालना है तो निकाल भी सकते हैं। कैसे कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, ये एल है, ये बी है और ये एच 14 दे दी उन्होंने, ठीक है। अब ये बताओ जब एल आपकी 10 है तो कोई भी एल पूछी है तो एल कितने का मल्टीपल होगा, आंसर जो होगा वो 10 की मल्टीपल होगा, जो भी आंसर आ रहा होगा। और 10 का मल्टीपल केवल ऑप्शन एक ही है 2 वाला, ये आंसर बन जाएगा आपका। तो डायरेक्ट आप ऐसे बता सकते हैं एल 10 है, 10 का सीधा मल्टीपल देखिए कौन सा दे रखा, केवल एक ही ऑप्शन है 10 का मल्टीपल 2, ये आंसर बन जाएगा। ये तो था ऐसे हो, बाकी बेसिक अगर पूरा करना है तो आप पूरा कर सकते हैं, लगा दीजिए। घनाभ है भाई, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस में एल एच, ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। और ये दे दिया इन्होंने 10 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दे दिया। अब दो एल इंटू बी करिए कितना आ रहा है 170। अब इनको x मान लें हम, हमने मान लिया कि l 10x है, ऐसे मान लीजिए 10x l है, 17x जो है चौड़ाई है और 14x जो है ऊंचाई है। ये हमने मान लिया कि 10x 17x और 14x। अब यहाँ पे वैल्यू रखिएगा तो 170x स्क्वायर हो जाएगा l इंटू बी प्लस में बी एच। अब देखिए कितना 140x स्क्वायर, 140x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में। अब बचा कितना आपका 14 गुणा 17, देखिए कितना 17 चौको 68, 68 का मतलब 8 और 6 और 17, 17 और 6 7 6 13 मतलब 23 एक्स स्क्वायर ये आएगा। ये आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है और ये 10 96 के बराबर है, 10 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 से ये कट सकते हैं तो काट दीजिए इनको, 2 से ये कट जाएगा 5 बार, 2 से ये 4 बार, 2 से 548 आ रहा है। इनको ऐड करिएगा कितना आ रहा है तो ये 8, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा 8 और 4 3 7 कितना आ रहा है 4 और 3 7 7 और 7 14 का मतलब 4 1 1 3 और 4 और 1 5 548 बराबर में 548। अब 548 से 548 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ गई। अब हमसे लंबाई पूछिए, लंबाई है 10x, रख दीजिए x की वैल्यू तो कितना आ जाएगा 10 आएगा, 10 आपका आंसर होगा। तो वो डायरेक्ट भी सीधा वहीं से आंसर दे सकते थे, नहीं तो फिर बाकी आपको इतना अगर करना है कैलकुलेशन तो करिएगा।
नहीं, ज़रूरत नहीं है। सीमा और दर्शन की आय हैं वो 7-8 हैं, 7-8 के अनुपात में है। 15,000 9,000 की ये लोग बचत कर रहे हैं ये दोनों। यदि उनके व्यय का अनुपात खर्च का रेशियो दे दिया इन्होंने 11-16, तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय बताना है हमें कितना है। देखिए सीमा और दर्शन है 7-8 11-16। सीमा और दर्शन दो लोग हैं, सीमा और दर्शन, सीमा और दर्शन, ठीक है। अब इसको थोड़ा इधर लिखिएगा ताकि उधर स्पेस बच जाए। देखिए सीमा और दर्शन, सीमा और दर्शन, दर्शन दो लोग हैं, सीमा और दर्शन। इनकी आय का अनुपात 7-8 और खर्च 11-16 है। 7-8 और खर्च जो है 11 और 16 के अनुपात में, 11 और 16 के अनुपात में। ये इनकम हो गई इनकी, इनकम, और ये हो गया एक्सपेंडिचर 11 और 16, एक्सपेंडिचर ये खर्च का अनुपात। अब ये बचा कितना रहे, सीमा बचाती है 15,000, तो दर्शन बचाता है 9,000। सीमा 15,000 और दर्शन बचा रही है 9,000। तो देखिए एक तो एक वही तरीका है कि आप जो है पूरा सॉल्व कीजिए इनको एक्स फैक्स मान के, और नहीं तो फिर सीधा क्रॉस प्रोडक्ट लगाइए। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं, ऐसे ऊपर से नीचे गुणा करते आइए, ऊपर से नीचे आप गुणा करते जाएंगे इस तरह से, क्रॉस में मल्टीप्लाई करें, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दीजिए। तो आप जब 11 का गुणा 8 में करेंगे तो 88 होगा, और 16 का गुणा 7 में करेंगे तो 112, यानी कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, 24 यूनिट, 24 आ रहा है। अब इनका गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80, ये कितना बन रहा है आपका, इतने यूनिट बराबर में 16 पंचे 80। देखिए बड़े में से छोटा, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है कि गुणा करके बड़े में से छोटा माइनस करना है। तो 16 पंचे 80, 80 का मतलब कितना आ जाएगा, ये 0 8, 16 एकम 16 और 8 24, 240, 240 ही आ जाएंगे, 3 जीरो और आ जाएंगे, और 11 9 99, यानी कि ये आ रहा है 2,40,000, 2,40,000, 1 2 3, और माइनस में 99,000, 99,000। इसका गुणा किया है तो आया 2,40,000, और इन दोनों का गुणा किया तो ये आया 99,000। दोनों का डिफरेंस ले लिया, ऊपर से रेशियो का डिफरेंस लिया, तो 24 यूनिट बराबर हम लिख सकते हैं 2,24,000 माइनस में 99,000। अब इनको माइनस करिएगा कितना आता है, देखिए 24 यूनिट, इनको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट बराबर में कितना आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर में आ जाएगा, अब 1,000 इसमें भी प्लस कर दीजिए, 1,000 जो है 2,40,000 में, इकाई 1 जीरो और बढ़ाइए इसमें, ये 2,40,000 नहीं है, 2,40,000। अब 1,000 इसमें भी प्लस कर दीजिएगा, आप 1,000 इसमें भी प्लस कर दिए। इससे क्या होगा तो कि थोड़ा ये आसानी हो जाएगी कि ये 1 लाख बन जाएगा तो डायरेक्ट घटा देंगे। 2,41,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा आपका कितना, 1,41,000, 1,41,000, 1 2 3, 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, और ये नीचे 24 आ जाएंगे, ये 24 अब ये बताइए दोनों की इनकम टोटल कितनी आ रही, तो दोनों की टोटल इनकम सीमा और दर्शन की कितनी आ रही, 15 आ रही, 8 और 7 जोड़ेंगे 15, 15 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे तो टोटल दोनों की इनकम आ जाएगी कितनी। अब 3 से काट सकते हैं, 3 से 5 बार और 3 से ये 8 बार, 8 से 3 जीरो अगर काटिएगा तो ये आ जाएगा 125 बार कट जाएंगे, 8 से 3 जीरो, 5 गुणे 125, 125 और 141 कितने हो गए, 625 गुणे 141, देखिएगा कितने आ रहा है, 625 गुणे 141, 625 गुणे 141, 141। अब इनका गुणा कीजिए कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा 625 ही आ जाएगा, 625 गुणा में 4 का गुणा अगर इसमें करेंगे 2400, 25 चौको 100, 2400 और 100, 2500 ये आ जाएंगे 2500 गुणा में 625, 625। अब देखिए ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 11 का मतलब 1 आ जाएगा, और 2 5 11, 7 और 1 8, और ये भी 8, 88 125 आया। फाइनल यहाँ से जो टोटल इनकम आपकी आई वो टोटल आय कितनी आई इनकी, आय, ये आय हमने निकाल दी, टोटल इनकम आई 88 125, 88 125, ये टोटल इनकम आई। अब ये जो गुणा किया है ऊपर इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है, इसको हमने हटा दिया। अब देखिए 88 125 इनकी टोटल इनकम आ गई।
अब इनकम टोटल 88,125 आ गई। उस अब टोटल इनकम में से अगर हम ये जो खर्च है वो खर्च को माइनस कर देंगे तो इनकी जो है टोटल बचत को अगर हम खर्च कर देंगे, टोटल इनकम में से टोटल बचत को खर्च कर देंगे तो हमारे पास टोटल खर्चा निकल जाएगा कितना है। अब इनकी बचत टोटल कितनी है, सीमा ने 15,000 बताया, दर्शन ने 9,000, 9 5 14 यानी कि 24,000। 24,000 माइनस कर दीजिए इसमें से 24,000, तो दोनों की टोटल जो बचत है वो है 24,000। 24,000 दोनों की इनकम है 88,125, दोनों की बचत है 24,000। बचत को माइनस कर दीजिए, खर्चा आ जाएगा 24,000, इसमें से माइनस कर दीजिए 24,000, 1 2 3 ये आ गए, तो ये 5 बच जाएगा, ये 2, ये 1, और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना बच रहा है, 4 बच जाएगा, ये 64125 कोई ऑप्शन है, तीसरा वाला ऑप्शन है, तो तीसरा ये आंसर बन जाएगा 64125। तो ये टोटल इन दोनों की जो है खर्चा आ गया कितना था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये इन्होंने पूछ लिया, बार से एक सवाल पूछ लिया, इजी सवाल है, बीच में पूछना बंद कर दिए थे एग्जामिनरों ने, लेकिन अब फिर डालने लगे इन सवालों को। तो देखिए अब इसके तुल्य भिन्न बताना है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो कई तरीके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे इजी है वो हम बता देते हैं। जैसे 8 दशमलव ये 2727 रिपीट हो रहा है, तो जहाँ पे ये रिपीटेशन होता है उनके बदले पे हम क्या लगा सकते हैं, बार। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जहाँ पे बार लगाया है उनके बदले आ जाएंगे नीचे, 2 अंकों पे बार लगा है तो 2 9 आ जाएंगे नीचे। अब टोटल संख्या में से आप क्या करेंगे, 8 माइनस करेंगे। अब 827 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 800 मतलब 7, तो ये 20 में से एक और चला जाएगा 19, 819 बचेंगे, 819 बचे। अब इनको काटिएगा, 9 से काटेंगे तो ये 11 बार, 9 से 9 बार और 9 से 1 बार, 91/11, 91/11 आंसर आ जाएगा। चौथा इस सवाल का उत्तर होगा। तो ये दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं आप, मान के चलिए उस x मान लीजिए, फिर 10 का गुणा करिए, इस तरह से इसको x के बराबर मान लीजिएगा, और दो और भी तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। लेकिन अगर सबसे डायरेक्ट जाना है तो सबसे डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। एक व्यक्ति अपनी 40% बचाता है और खर्च कर देता है 960, उसकी इनकम पूछिए। देखिए 960 जो है वो खर्च कर रहा है, बचा रहा है 40%, तो खर्च कितना कर रहा है 60%। 60% की वैल्यू 960, 100% निकालना है, निकाल दीजिए 100%। 16 बार जाएंगे, 1 0 ये कट जाएगा, 1600 आंसर आ जाएगा, तो ये सेकंड आंसर बन जाएगा। ये तो इजी था, इसमें कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। सामान्य पर क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित करता है तो उसे 10% की छूट पर बेच दिए, 10% की छूट पर बेच दिया। यदि उसे 71% का लाभ हुआ तो x का मान बताना है कितना। देखिए सवाल ये कह रहा है x% अधिक अंकित किया है, तो कुल मिलाकर सवाल में ये पूछना है कि किराए मूल्य से कितना x% अधिक अंकित किया है, तो कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया है वो ये पूछ रहा है। अब अंकित मूल्य अधिक अंकित किया और 10% की छूट दे दी, 31% का लाभ कमा लिया उसने। देखो CP अगर हम 100 मान लें तो अब उसने 71% का लाभ कमाया है, तो बेचा कितने में है, 171 में बेचा है। 71% लाभ के साथ कितने में बेचेगा, 171 में बेच देगा, तो 171 में उसने बेच दिया। अब 10% की छूट दी थी उसने, तो 10% की छूट का मतलब कितना हो गया, 10% की छूट 1/10 मतलब 9/10 में बेचा था। अब MRP बताइए कितनी आएगी, MRP निकालना है। 9/10 में बेचा था, यानी कि उसकी कितनी थी, MRP 10 थी, तो 1 की छूट दे दी, बेच दिया 9 में। ये 9 की वैल्यू है, हमें चाहिए कितने की वैल्यू, हमें चाहिए 10 की वैल्यू। अब 9 से इसको काटेंगे तो 19 9 171, 19 × 10 करेंगे तो 190 आएगा, 190। अब ये बताइए क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया उसे, 90% अधिक अंकित किया। 90% अधिक अंकित किया तो यही तो x% पूछा है, x% अधिक अंकित करता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90% आ गई। 90% कौन सा ऑप्शन है, 90, ये पहला वाला ऑप्शन बन जाएगा, ये आंसर है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब इसमें इन्होंने बक्से दे रखे 4, 6 3 और 7 5, कुछ कंचे रखे हैं, 4 बक्सों में रखें। बॉक्स B में D से 400 कंचे कम है, तो सभी बॉक्स में कुल कितने कंचे हैं। देखिए 6 3 7 5, 6 3 7 और 5, ये A बक्सा है, ये B है, ये C है और ये D बक्सा है।
अब ये कह रहे हैं कि बी में जो कंचे हैं वो डी से 400 कम है, तो डी से कितने कम है, यहाँ पे देखेंगे 2 यूनिट कम है, और इस 2 यूनिट की वैल्यू दे दी सवाल में 400 दे रखी। 1 यूनिट की कितनी बनेगी, 1 यूनिट बराबर में आ जाएगा 200, 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ गई। हमसे पूछे हैं कि टोटल कंचे कितने हैं, टोटल कंचे निकाल दीजिए, 7 3 10 और 6 और 5 11, यानी कि 21 यूनिट है। अब 21 की वैल्यू हमें चाहिए, 21 की वैल्यू चाहिए, तो 1 की वैल्यू 200 है, 21 की निकाल दीजिएगा, 200 का गुणा जैसे ही करेंगे तो 4200 टोटल कंचे हैं। 4200 अगर कोई ऑप्शन है तो वही आंसर है, सेकंड वाला आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 15-14 है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताना। देखिए संगत भुजाओं का रेशियो 15-14 दे रखा, 2 समरूप त्रिभुज हैं, यानी कि संगत भुजाएं 15-14 है। जब संगत भुजाओं का रेशियो आपके पास है और इनके अगर एरिया का रेशियो पूछा जाए तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये 225 इसका एरिया होगा और इसका 196 होगा। 225 196 कौन सा है, तीसरा आंसर बन जाएगा। यानी कि एरिया जो होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इनके मूल बताना है। 5m स्क्वायर प्लस में 18m प्लस में 16m बराबर में 0 है, तो इसके मूल बताना है कितने होंगे। देखिए रूट्स, मूल रूट्स, या फिर ये मान लीजिए ये x की वैल्यू या m की वैल्यू, तो 16 पंचे कितने होगा 80। 2 नंबर ढूंढिए जो 18 के बराबर आ जाए, तो 10 और 8 हो जाएंगे, 10 और 8 18, और गुणा करेंगे तो 80 हो जाएंगे। ठीक है, अब इनका क्या करना है कि सबसे पहले साइन चेंज करना है, प्लस के 10 माइनस के, तो दोनों को माइनस करिए, और यहाँ पे जो ए के मल्टीपल में मतलब वेरिएबल के स्क्वायर में जो नंबर है उससे भाग करेंगे, तो 5 से भाग कर दीजिए, इधर भी कर दीजिए, इधर भी कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 ये आ जाएगा, माइनस में 8/5 ये आ जाएगा, तो -2 और -8/5 जो है वही आंसर है। कौन सा वाला है, तीसरा वाला ऑप्शन है, तो ये आंसर बन जाएगा। छोटे छोटे सवाल हैं, देखो इजी क्वेश्चन है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा टफ हो। वो कहना है कि ऋषि के पास 16-12 रुपये हैं, 1612 रुपये ऋषि के पास है। उन्होंने अपने 2 बेटों शान और पीयूष में बांट दिए। उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक ब्याज पर निवेश करने को कहा है। यह देखा गया है कि शान और पीयूष को 19 और 20 वर्ष बाद समान धनराशि मिली है, तो शान को कितनी धनराशि दी गई थी। शान और पीयूष, देखो ऋषि नाम के कोई व्यक्ति हैं, उनके पास 1612 रुपया है, और इनके 2 पुत्र शान और पीयूष हैं, शान और पीयूष, ठीक है, शान और पीयूष ये 2 पुत्र हैं। अब शान और पीयूष इनके 2 पुत्र हैं, उन्होंने जो है 1612 रुपये 1612 रुपये 1612 रुपये दोनों पुत्रों में वो इस प्रकार दे रहे हैं कि पीयूष को 20 साल बाद और शान को 19 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज पे लगा दी उस राशि को। कुछ राशि उन्होंने पीयूष को दी 1612 में से, कुछ दी शान को, और इस तरह से दी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दोनों की राशियां लगा दी कि 20 वर्ष बाद जो पीयूष को राशि मिलेगी, 19 वर्ष बाद जो शान को राशि मिलेगी, वो राशि दोनों की बराबर होगी। और चक्रवृद्धि ब्याज की रेट दे दी उन्होंने 8%। 8% का मतलब हो गया 2/25। अब देखिए एक साल में राशि हो कितनी जाएगी, एक साल में राशि 25 से 27 हो जाएगी। हम इसको पीयूष को 25 राशि दे दें और शान को हम 27 राशि दे देते। अब ये राशि हमने इस तरह से क्यों दी, समझिए कैसे। जैसे मान के चलिए इन दोनों में कितने साल का अंतर है, इन दोनों में जो है 1 वर्ष का अंतर है, मतलब एक की राशि 1 साल ज़्यादा लगी रही, 1 साल ज़्यादा लगी रही। अब इसी को 25 क्यों दे, इसकी 1 साल ज़्यादा, तो इसको लगा देते 27 में। भाई 25 से 1 साल में राशि होगी कितनी, ब्याज के हिसाब से 1 साल में 25 पे 2 ब्याज मिलेगा, तो 25 से राशि 27 हो जाएगी, 27 हो जाएगी 1 साल। उस हिसाब से हमने लिया कि 1 साल के भीतर इनकी आय का इनकी जो राशि का रेशियो रहा होगा वो क्या रहा होगा। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब जो 25 राशि है वो कम वाली राशि है, वो हम पीयूष को देंगे, क्योंकि पीयूष का समय ज़्यादा है, ज़्यादा समय के लिए लगाई गई, और शान के पास समय कम दिया गया है, तो शान को ज़्यादा राशि देनी पड़ेगी। तभी तो शान का समय कम है, ज़्यादा राशि देंगे, और पीयूष का समय ज़्यादा है, कम राशि देंगे, तभी तो दोनों की राशियाँ ब्याज से बराबर होंगी। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद और समझिए,
अगर अभी भी समझ नहीं आया, अब समझिए। जैसे मान के चलिए कि ये पीयूष है, पीयूष है, ये जो है पीयूष है। अब पीयूष को आपने 25 राशि दी है, पीयूष को आपने 25 राशि दी कि 19 साल पे तो पीयूष को 25 राशि दी है, 25 राशि दी। अब इसको तो एक वर्ष अधिक दी गई है, एक वर्ष अधिक दी गई, तो 25 से और एक साल बाद ये 27 हो जाएगी, नहीं होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसकी जो राशि है 20 साल में 27 अगर होगी तो इसकी राशि भी 27 होनी चाहिए 19 साल में, 19 साल में 27 होनी चाहिए। या फिर छोड़िए, कुछ समझ नहीं आ रहा, छोड़िए। कुल मिलाकर ये कि जो जिसका समय ज़्यादा है उसको राशि कम देंगे, और जिसका समय कम है उसको राशि हम ज़्यादा देंगे, तभी ये राशियाँ ब्याज की दर से आपस में बराबर होंगी। राइट बात, इतना समझ लीजिए, बाकी छोड़िए। अब इन्हें पूछिए कि शान को मिलने वाली राशि क्या है। अब देखिए, अगर आपको सवाल को पूरा नहीं करना है, यही निपटाना है, तो डायरेक्ट भी निपटा सकते हैं। कैसे निपटा सकते हैं कि शान को हमें पता चल गया है कि 27 राशि मिलेगी, और 27 जो है 9 का मल्टीपल है। अब ऑप्शन आप एक ऐसा चेक करिए जो 9 का मल्टीपल मिल जाए, वही आंसर है भाई। जो आंसर आ रहा होगा वो 27 का मल्टीपल ही तो आ रहा होगा। अब 27 का मल्टीपल अगर आ रहा है तो ऑप्शन में 27 का मल्टीपल आ रहा होगा, और 27 का मल्टीपल किसका मल्टीपल है? 9 का। 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब आंसर जो होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल आंसर चेक करिए। जैसे पहले वाले ले 14 और 19, पहला वाला 9 का मल्टीपल नहीं है। 8 और 3 11, 11 और 7 18 है, ये वाला 9 का मल्टीपल है। सेकंड वाले में चलिए, 8 5 13, 13 और 7 20, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 8 और 6 14 और 7 21, ये भी 9 का मल्टीपल। केवल एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, वो वाला है सेकंड वाला ऑप्शन, तो सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। एक तो डायरेक्ट सीधा ऐसे कर सकते हैं, हमें कुछ ज़्यादा सोचनी नहीं है। अब पे सबसे ज़रूरी बात है कि आपको ये राशियाँ बांटना आना चाहिए। अगर राशि अगर बांटना सीख लिया आपने कि किस रेशियो में मिल रही, तो बस फिर तो आंसर निकालना आसान है। 1 साल का अंतर था, एक को 1 साल ब्याज ज़्यादा मिल जाएगा, और हमने ये बता ही दिया। अब चलते हैं 1612 को और देखते हैं। देखिए 27, अब टोटल राशि पीयूष और शान की कितनी हो गई? 12 का मतलब ये कितना बन जाएगा? 2। इसको थोड़ा अलग लिखिए, 1612 को यहाँ पे लिखते 1612, 1612 रुपये, ठीक है। 1612 दोनों को लिखेंगे तो 12 का मतलब 2 हो जाएगा, और 4 और 1 5, 52 आ गए। तो 52 यूनिट दोनों की है, 52 यूनिट की वैल्यू 1612 है। 13 से काट सकते हैं, 13 से 4 बार, 13 से काटेंगे तो 13 से 1 बार जाएंगे, 13 और 3 2 बार, 26 5, 13 चौको 52, 4 से जा सकते हैं 3 बार और 1 बार, 31 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। तो 1 यूनिट बराबर में आ गया 31। हमसे शान की पूछिए तो गुणा कर दीजिए, 27 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए कितना आ रहा है। 27 गुणे मतलब 7 और बचा 2 81, और 81 और 2 83, 837। 837 कौन सा है? सेकंड वाला ऑप्शन है, तो ये आंसर बन जाएगा। अगर इतना डिटेल करना है तो आप इतना भी डिटेल कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलिए, अगर कहीं 2 ऑप्शन मैच होते तो क्या करते हैं, हम लोग उसका भी तरीका बता देंगे कि अगर कहीं 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं फिर मल्टीपल कैसे चेक करेंगे। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। अब ये कह रहा है कि 81 76/2 42 माइनस 86 को सरलीकृत करना है। देखिए ये सवाल सरल है, कराना तो अब क्या कराना है, चलिए फिर भी देखते हैं। 2 से अगर काटेंगे इसको तो 81 ये आ जाएगा प्लस में, और 2 से 3 बार 6, 2 से 8 बार, प्लस में 42 माइनस में 86। अब एक काम करिए कि ये कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ जाएगा -5, और इनको जोड़िए 16 6 1 7 और 1 8, 86। 86 में से आप -5 करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 48 कैसे आया? ये 42 है, इसको करेक्ट करिए, 42 है, ये यहाँ पे 42 है, देखिए ये 42 आ जाएगा। अब इनको ऐड कीजिएगा, कितना आ रहा है? 4 3 7 80, 80 आएगा, ये आ जाएगा 80, 80 आ गया। 80 में से ये -5 तो 75 आंसर बन जाएगा, ये आंसर होगा। ये तो सवाल ही नहीं है, ये वाला पेपर सरल आया है, काफ़ी सरल आया। देखिए अब माइनस से प्लस पूछ लिया, और वो भी पावर में 4 में पूछ लिया है, माइनस से प्लस। तो पहले तो ये देखिए, इसको सीखिए। जैसे x - 1/x बराबर अगर k है, और यहाँ से आपको x प्लस में 1/x निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? √ में k² + 4, ये होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो k की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 तिरका 9 और प्लस में 4, ये आ जाएगा अंडर रूट में 9, सॉरी कितना 9 और 13 आ गए। अब देखिए एक्स स्क्वायर निकालिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x², ऐसे कैसे निकाल दें, इसका स्क्वायर कर देंगे वो -2, जब जब आप पावर 2 गुना करेंगे तब तक इसका स्क्वायर -2 करिए, स्क्वायर करेंगे तो 13 - 2 कितने आ गए 11। फिर से पावर एक बार पावर और 2 गुना कर देंगे तो x की पावर 4 प्लस में x की पावर फिर 4 आ गया। फिर पावर 2 गुना करेंगे तो फिर से स्क्वायर कर देंगे -2 कर देंगे, 121 में से -2 जाएंगे तो 119 बचेंगे, 119 आंसर होगा। कौन सा आंसर है, पहला वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में चलिए, विजय का वेतन पहले 16% घटाया जाता है, बाद में 11 फिर बढ़ा दिया जाता है, अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। देखिए पहले 16 घटाया जाता है, विजय नाम के कोई व्यक्ति हैं जिनका वेतन पहले 16 बढ़ाया जाता है, पहले 16 घटाया जाता है, बाद में 11 बढ़ाया जाता है। तो इसमें सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए। तो पहले x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले 16 घटाया जाता है, बाद में 11 बढ़ाया जाता है, तो भाई की वैल्यू 11 हो गई, प्लस में 16 × 11 बटे में आ जाएंगे 100। यहाँ से तो -6 ये कितना -5 प्लस में, इसको देखिए यहाँ माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस कम कर रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का साइन होगा, माइनस लगा दीजिए माइनस। 6 66 का मतलब 6 6 11 17, नीचे 2 अंक बाद डेसिमल, ये आ जाएगा 6.76 6.76% क्या हो जाएगी, माइनस का साइन आ रहा है तो कम हो जाएगी, पहले की तुलना में उसका वेतन कम हो जाएगा 6.76%। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 23 पाइपों का उपयोग करके 29 मिनट में भरा जा सकता है। यदि हम बताए गए समान क्षमता के 47 पाइपों का उपयोग करते तो पानी की टंकी कितने मिनट में पूरी तरह से भर जाती। देखिए इस सवाल में इन्होंने कुछ नहीं किया है, सवाल बिल्कुल इजी है, बस इसमें प्राइम नंबर दे के तीनों के तीनों प्राइम नंबर दे दिए इन्होंने, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या दे के आपको जो है इस सवाल को थोड़ा कैलकुलेटर बना दिया। बाकी सवाल इजी, सवाल में कुछ ही नहीं, जो कुछ है वो कैलकुलेशन। देखिए हमने मान ली कि 23 पाइप है, हम एक पाइप की क्षमता मान लेते हैं, एक पाइप 1 लीटर पानी भरता है, तो 23 पाइप 23 लीटर पानी भर देंगे। तो 1 घंटे में 1 मिनट में 1 मिनट में एक पाइप 1 लीटर पानी भरेगा, तो 23 पाइप 1 मिनट में 23 लीटर पानी भरेंगे, और 2300 पाइप 29 मिनट तक चलते हैं, तो टोटल पानी कितना जाएगा, टोटल पानी 29 मिनट तक चलते हैं, 1 मिनट में 23 लीटर, 29 मिनट में इतने लीटर। अभी कह रहे हैं समान क्षमता के 47 पाइपों का उपयोग किया गया है, 47 पाइपों को, तो अब एक मिनट में कितना लीटर पानी जाएगा, 47 लीटर पानी जाएगा भाई, 47 लीटर पानी जाएगा 1 मिनट में, तो 47 लीटर 1 मिनट में। अब टोटल टंकी इतने लीटर की थी, अब इससे अब कितना समय लगेगा, इससे हम भाग कर देंगे। अब देखिए सॉल्व करिए, अब 29 9 का गुणा 3 में करेंगे 27, 2 आ जाएंगे, और 18 और 2 20 इंटू में, और 23 46 46 ही आ जाएगा, ये 7 आ जाएंगे, ये 6 आ जाएगा, ये भी 6, तो 667/43, 667/47। अब इसको सॉल्व करना है, बस आपसे कुछ नहीं पूछी, यही कैलकुलेशन पूछिए। अब ये बताइए क्या आप इसमें भाग देंगे, नहीं देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन पर नज़र डालेंगे, एक ऑप्शन पे हम नज़र डालेंगे, तो जैसे ही हम एक बार अगर कहीं नज़र डालते हैं तो सबसे पहले जो डेसिमल वाले नंबर हैं वो छोड़ दीजिए, और बाकी नंबरों में आपको काफ़ी गैप देखने को मिल रहा है, 2 का 3 का 4 का, तो सीधा ये बताइए कि 667 ऊपर आनी है। अगर कहीं हम पहला ऑप्शन लेते हैं, 24 का गुणा कर 47 में करते हैं, अब 47 की जगह हम 40 ले लेते हैं और इधर 20 मान लेते हैं, तो 40 गुणा 20 ही करेंगे तो कितनी आ रहा है, 800 आ रहा है, 800 आ रहा है, 667 से ज़्यादा है, तो ये तो नहीं है भाई। अब इसी तरह से अगर तीसरे ऑप्शन को देखेंगे तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 20 ही गुणा 40 कर रहे हैं तो 800 आ रहा है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब 17 गुणा अगर 40 करेंगे, हम 47 को 40 ही मान के चल रहे हैं और इसको हम 17 ही मान के अगर चलेंगे, तो 17 गुणा 40 करेंगे तो 17 चौको 68, ये भी ज़्यादा हो रहा है, 1780 हो रहा है, यानी कि 3 ऑप्शन तो आपके वैसे ही कैंसिल हो गए। अब बचा कितना, 14.19 ही तो बचा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। क्या इसको भी चेक करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 ऑप्शन का अगर इसमें गुणा कर रहे हैं हम, तो ये ऊपर की संख्या से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों नहीं है,
हमने समथिंग वैल्यू में ही लेके चले, ठीक है, तो हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हमें चेक करके निकल जाना है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए अब इसका मान ज्ञात कीजिए। देखो जब इस तरह की इक्वेशन हो, इनके बराबर में कोई भी वैल्यू नहीं है, वैल्यू पूछी है, तो फिर आप अपनी मर्जी से थीटा का मान जो चाहे वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा बराबर 45 रख दीजिए, क्योंकि अगर 45 के अलावा मान के चलिए 0 रखेंगे तो कॉट इनफाइनाइट हो जाएगा अभी, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हम 45 रख देते हैं, थीटा बराबर 45 रखेंगे तो ये एक तो ये हो जाएंगे, और ये कितना √2 होता है इसका, तो स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, ये 2 गुणे 2 ही आ जाएंगे, 2 गुणे 2 माइनस में ही आ जाएंगे, ये प्लस है, ये भी प्लस है 3। अब देखो 3 और 2 5, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा। एक कौन सा आंसर है? सेकंड वाला आंसर बन जाएगा, ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 30 मीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 160 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार का व्यास हमसे पूछा गया है क्या है। देखिए ऊंचाई दे रखी है इन्होंने 30 सेंटीमीटर, 160 पाई आयतन है, शंकु है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू 30 दे दी और 160 पाई ये आयतन दे दिया है इन्होंने शंकु का। सॉल्व करिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये 3, 0 से ये 0, आर बराबर में 4 आ गए। अब हमसे डायामीटर पूछा है, तो डायामीटर तो दुगना हो जाएगा, इस दुगना होता है रेडियस से 8, डायामीटर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये तीसरा वाला आंसर है। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है, माध्य का मतलब समझिए, मतलब एवरेज हमसे पूछा है। अब ये जो तालिका है इसका मतलब समझिए, इस तालिका का मतलब ये है कि जैसे ये विद्यार्थी 91 विद्यार्थी हैं, उनका एवरेज 14 है, ऐसे ही 78 विद्यार्थी हैं, उनका एवरेज औसत अंक 26 है, 95 विद्यार्थी हैं, उनका औसत अंक 44 है, 36 विद्यार्थी हैं, उनका औसत अंक 61 है। तो ये कुल मिलाकर ये है कि ये एवरेज दे दिया उन्होंने, लेकिन अब पूरे सामूहिक रूप से पूरा एवरेज पूछ रहे हैं, सभी लोगों का एवरेज क्या बनेगा ये पूछा है। तो सबसे पहले हम एक बार ऑप्शन पर नज़र मारते हैं। जैसे ही हमने ऑप्शन पर नज़र मारा तो यूनिट डिजिट सबके अलग अलग है, इससे हमारा ये मेहनत बच गई कि हमें अब इस सवाल को पूरा नहीं करना है, सीधा यूनिट डिजिट से हमारा काम चल सकता है। यूनिट डिजिट से देखिए, तो यूनिट डिजिट निकाल देते हैं, यूनिट डिजिट से काम चल रहा है। अब 8 × 4 32 का मतलब 2 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, और 48 और ये 4। यूनिट डिजिट निकालिए कितना आता है, 8 8 16, 8 और 8 16 20, 16 20 का मतलब 0, इसका यूनिट डिजिट 0 आया। अब विद्यार्थियों की संख्या निकालिए, देखो ये तो योग आया, सभी विद्यार्थियों के अंक होंगे। अब सभी विद्यार्थियों की संख्या निकालिए कितनी आती, तो 14 और 19, 27 और 1 28 का मतलब 8, इसका यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। देखो यहाँ कोई नंबर है, इधर कोई नंबर है। अब ये टोटल योग है और ये विद्यार्थियों की संख्या है, कुल योग में विद्यार्थियों की संख्या से भाग देंगे तो एवरेज आ जाएगा। अब कौन सी संख्या से 60 में गुणा करें कि ऊपर 0 बन जाए, तो हमें पता है कि इससे अगर गुणा करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो ये 45 आंसर हो जाएगा, ये आंसर है। देखिए ये पेपर लगभग इनने बिल्कुल भी टफ नहीं किया है, एक आध क्वेश्चन भले ही टफ डाल दिया हो, बाकी सभी सवाल ईजी ही डाले हैं, कोई भी क्वेश्चन इसमें टफ नहीं है। एक आध क्वेश्चन से डाल दिया वो बात एक अलग है। 54 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा कि 1 घंटा 15 मिनट साइकिल चला, उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 7/9 है। एक कोई व्यक्ति है, वो 54 किलोमीटर की दूरी है, 54 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था, तो उसने 1 घंटे 15 मिनट साइकिल चलाई भैया, 1 घंटे 15 मिनट। अब ये बताइए 1 घंटे 15 मिनट चलाइए, अब 15 मिनट को भी घंटे में कैसे बदलेंगे, तो 15/60 कर दीजिए, 1/4 घंटे आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/4। कितने घंटे साइकिल चलाइए, तो उसने 5/4 घंटे तक साइकिल चलाई, 5 घंटे साइकिल। तो तय की गई जो दूरी है वो शेष दूरी का, देखिए ये शेष दूरी और ये तय की गई दूरी, शेष दूरी का 7/9 है, तय की गई दूरी 7/9 है। अब ये बताइए अगर हम शेष दूरी 9 मान लें, क्योंकि शेष दूरी का 7/9 निकालना है, तो अगर शेष दूरी 9 मान लें तो अब 9 का 7/9, तो तय की गई दूरी कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। कुल दूरी कितनी आ जाएगी, 9 7 16 दूरी आ गई। अब देखिए टोटल दूरी 16 है, टोटल दूरी सवाल में 54 दे रखी है, तो 16 की वैल्यू 54 है, 1 की वैल्यू ये आ गई।
अब ये एक की वैल्यू ये आ गई। अब दूरी तय की उसने कितनी की है, 16 में से 7 तय की है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी, गुणा 7 कर दीजिए। ये दूरी तय की गई है। अब ये दूरी कितने में तय की गई, 5/4 घंटे। 5/4 से अगर आप इस भाग कर देंगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी, कितनी है, दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय 5/4, 5 बटे नीचे के 4 आएंगे, ये 4 ऊपर चले जाएंगे, गुणे में 4 हो जाएंगे। आप देखिए काटा पीटी कीजिए इनका और क्या आंसर आता है। तो काटेंगे, स्पीड आ जाएगी यहाँ से, 4 से काटेंगे तो 4 चौको 16, और ये कितना आ रहा है, 4 पंचे 20, 20 4 पंचे ये 20, 20 आ रहा है। 2 से काट दीजिए, 27 दूनी 54, ये चला जाएगा 27 बात, 27 गुणे 7/10 बचेगा। अब 7 49, स्पीड निकालनी है। 7 7 7 49 और 4 14 और 4 18, नीचे 10 था तो 1 पॉइंट बाद डेसिमल लग जाएगा। तो स्पीड आ गई आपकी 18.9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सेकंड वाला आपका ऑप्शन बन जाएगा, ये वाला आंसर होगा। ये सवाल भी इजी था, इन सवालों में भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। 5,000 की राशि है, राकेश और शिवम है, एक में 9,000 की राशि। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश करते 3 वर्ष के अंत में शिवम को राकेश से 360 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वार्षिक ब्याज की दर पूछी गई है, क्या होगी। अब एक बात बताइए कि राकेश के पास 9,000 रुपये थे, शिवम के पास राकेश के पास 5,000 रुपये थे, शिवम के पास 9,000 रुपये थे। तो ये बताइए शिवम के पास कितने हज़ार रुपये ज़्यादा थे, शिवम के पास कितने रुपये ज़्यादा थे, 4,000 रुपये ज़्यादा थे, 4,000 रुपये ज़्यादा थे, 4,000 रुपये ज़्यादा थे, यानी कि इसका प्रिंसिपल 4,000 रुपये ज़्यादा था। इस 4,000 रुपये की वजह ही तो राकेश को 360 रुपये ज़्यादा मिल गए हैं। तो 360 रुपये मिले हैं, किस पे मिले हैं, ये 4,000 पे, 4,000 रुपये पे मिले हैं। ये 4,000 रुपये ही 360 रुपये ब्याज मिला है। तो यहाँ से देखिए कितने परसेंट मिला है, गुणा कर दीजिए 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से काटेंगे 9%। 9% जो है ब्याज मिला है, 9% मिला है। अब ये बताइए 9% कितने साल में मिला है, 9% मिला है 3 साल में। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3%, 3 त्रिका 9, 3%, 3% सवाल का आंसर होगा। तो ये दो आंसर बन जाएगा इसका। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। 5,000 राकेश के पास थे, 9,000 शिवम के पास थे, इनकी शिवम के पास 4,000 रुपये ज़्यादा थे। इस 4,000 की वजह से ही 360 रुपये उसको ज़्यादा ब्याज मिले, यानी कि 360 रुपये जो ब्याज मिला है वो 4,000 रुपये की राशि पर मिला है। तो टोटल ब्याज यानी 9% मिला है उसको, 9% 3 साल में, तो 1 साल में 3%। ये सवाल था। नेक्स्ट सवाल में चलिए। माता की वर्तमान आयु का 3 गुना उसकी पुत्री की आयु के 5 गुने से 36 वर्ष अधिक है। माता और पुत्री, इनको लिख लीजिएगा नहीं तो कंफ्यूज है। माता है और पुत्री है। अब पुत्री की जो आयु है उससे माता की पुत्री की जो आयु है उससे माता की आयु जो है पुत्री की आयु के 5 गुने से 36 वर्ष ज़्यादा है, 36 वर्ष ज़्यादा है। अब 36 वर्ष ज़्यादा है और ये माता की 3 गुनी आयु है, माता की 3 गुनी आयु, और ये आयु जो है माता की वो वर्तमान आयु का 3 गुनी है। अगर 3 से डिवाइड आप इसको कर देंगे तो अब माता की वर्तमान आयु मिल जाएगी, कितनी रही होगी, तो 3 से हमने डिवाइड कर दिया। अब एक काम करिएगा कि यहाँ से भी ये सवाल फ्रैक्शन बना रहा है। यदि कहीं हम इसको 3x बना देते, पहली पुत्री की आयु अगर हम 3x मान लें तो इधर भी 3 का गुणा हो जाएगा, तो इधर 3 गुना 15 हो जाती, तो फिर ये आराम से ये कट जाता 3 से। तो हम इसको 3x मान ले रहे हैं, 3x मानेंगे तो फिर ये कितना होगा, इसका 3 गुना करेंगे तो ये 15x हो जाएगा, 15x + 36/3। अब इससे क्या सुविधा हुई, हमें ये सुविधा हो गई कि ये इससे कट रहे हैं आराम से, एक फ्रैक्शन नहीं बना रहे। तो यहाँ से हमें माता और पुत्री की नई आयु एक तरह से मिल जाएगी। माता और पुत्री, देखिए पुत्री अगर 3x होगी तो माता 3 से डिवाइड करें, 5x + 36 आ जाएगा, 5x + 36, ये माता की आयु होगी। माता और पुत्री की आयु ये आ गई। अब सेकंड कंडीशन ये कह रहे हैं कि पुत्री की आयु का 3 गुना माता की पुत्री की आयु का 3 गुना माता की आयु से 4 वर्ष कम है, तो माता और पुत्री की वर्तमान आयु के बीच अंतर बताना है। 4 वर्ष कम है, पुत्री की आयु का 3 गुना, पुत्री की आयु का 3 गुना करेंगे, इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9, 3 गुना करिए, 3 गुना करेंगे तो 3 त्रिका 9x, पुत्री की आयु का 3 गुना, 3 गुना करिए
3 गुना करिए पुत्री की। अब पुत्री की आयु का 3 गुना किया है तो ये आया 9x। पुत्री की आयु 9x आ गई। पुत्री की आयु का 9 गुना माता की आयु से 4 वर्ष कम है, तो 9 गुना 3 गुना कर दिए हमने, तो 9x। अब ये माता की आयु से 4 वर्ष कम है, तो 4 आप इसमें प्लस कर देंगे, यही तो कहा है ना, 4 वर्ष कम है माता की आयु से 4 वर्ष, प्लस 4 कर देंगे तो ये माता की आयु के बराबर हो जाएगा, यानी कि 5x प्लस में 36 बराबर में 9x प्लस 4। अब इनको सॉल्व करिएगा आप, कितना आता है, सॉरी 3 से यहाँ भाग देंगे तो ये 12 आएगा, यहाँ पे इसको करेक्ट कीजिएगा। 3 से 15 में भाग दिया तो 5 आएगा, और 3 से इसमें देंगे तो ये 12 आएगा। इसको करेक्ट करेंगे, यहाँ पे 12 आएगा, 36 की जगह 12 कर लीजिएगा, ये 12 आ गया भाई। अब 5x को उधर ले जाइए तो 4x बचेगा, और 12 को 4 को इधर अगर ले आएंगे तो ये 8 बचेगा। x की वैल्यू 2 आ गई। अब पुत्री और माता की आयु में अंतर पूछा है, पुत्री और माता की आयु में कितना अंतर जा रहा है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से अगर आप डिफरेंस निकालेंगे 2x प्लस 12 का अंतर जा रहा है, 2x प्लस 12, 2x प्लस 12 ये अंतर जा रहा है माता और पुत्री की आयु के बीच में। अब x की वैल्यू 2 आ गई, 2 यहाँ पर रख दीजिए, कितना आता है 2 जैसे ही रखेंगे x की वैल्यू 4, 12 और 4 16, 16 वर्ष का अंतर जो है माता और पुत्री की आयु में अंतर होगा। कोई ऑप्शन है ऐसा, चौथा वाला ऑप्शन है, ये चौथा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल में चलें। 168 लीटर तेल, दीपेश के पास 168 लीटर तेल ए और 234 लीटर बी तेल है। कंटेनरों को दोनों प्रकार के तेल से इस प्रकार भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है। सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। दीपेश द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन कितना हो सकता है जिससे कि दीपेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के तेल को इन कंटेनरों में भरा जा सकता है। दीपेश नाम के कोई व्यक्ति हैं, 168 और 234, 168 और 234। ए दीपेश नाम के कोई आदमी हैं, उनके पास ए प्रकार का तेल 168 है और बी प्रकार का तेल 234 है। अब ये कह रहा है कि छोटे छोटे कंटेनर लेना है और कंटेनरों की माप इस तरह से हो कि जब ए प्रकार का तेल भरा तब भी पूरी तरह भर जाए और बी प्रकार का तेल भरा तब उन कंटेनरों में पूरी तरह से भर जाए, कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। अब देखिएगा कि इसका मतलब ये पूछ रहे हैं कि हमसे SCF इन्होंने पूछा है 234 SCF कैसे निकालते हैं। SCF है तो डिफरेंस या डिफरेंस का कोई फैक्टर। अब डिफरेंस निकालिएगा कितना आ रहा है, तो 8 जाएंगे तो ये 6 बचेंगे, ये 7 आ जाएगा, 7 और 13 में से 7 तो फिर ये 6 आ गए। और डिफरेंस क्या है 66 का मतलब 11 का मल्टीपल क्या है, ये डिविजिबल है नहीं है, तो इसके फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे में, देखो 11 से तो डिविजिबल नहीं है, 11 से डिविजिबल एक भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब तो 11 तो हटाना ही पड़ेगा, इसमें से 11 हटाना पड़ेगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं कितना 6 गुणे 11, 6 गुणे 11, 11 6 के 66। अब 11 हट गया, अब 6 से चेक करिए क्या डिविजिबल है। 6 का मतलब 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 से तो दोनों संख्या, 3 से देखिए 3 से 6 8 और 1 9, 4 3 7 और दोनों 2 और 3 से डिविजिबल में मतलब 6 से डिविजिबल है, तो SCF 6 है। 6 लीटर के आप कंटेनर ले लीजिए, चाहे ए प्रकार का तेल भरिए चाहे बी प्रकार का, पूरी तरह से भर जाएगा, तो ये चौथा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। समबाहुभुज के अंतः कोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल से 250% अधिक है। तो बाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप x डिग्री है, तो x का मान हमें बताना है कि कितना होगा। देखिए अंतः कोण और बाह्य कोण, कोई समबाहुभुज है, अंतः कोण और बाह्य कोण, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, अंतः कोण और बाह्य कोण, बाह्य कोण। अभी क्या अंतः कोण बाह्य कोण से 250% अधिक है। अब 250% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी, नीचे 100 करेंगे, 1 0 5 25 और 5 दूनी 10, 250% अधिक है मतलब 2 से 5 अधिक है, मतलब कितना 7 है, तो अंतः कोण तो 7 हो गया, बाह्य कोण 2 हो गया, बाह्य कोण 2 हो गया। अब ये बताइए अंतः कोणों का योगफल इन्होंने दिया क्या है, अच्छा योग ही दिया, योग दिया, तो योग आ गया। अंतः कोणों का ये योग है, यहाँ पे लिख दीजिए ये योग है। अंतः कोणों का योग अगर 7 है तो बाह्य कोणों का योग 2 है। अब अंतः कोण का योग क्या होता है, तो अंतः कोण का योग n-2 इंटू में 180, ये अंतः कोणों का योग होता है। अब एक बात बताइए अंतः कोणों का योग, अब अंतः कोणों का योग हम कहाँ से पता करेंगे, तो सबसे पहले अंतः कोणों का हमें योग पता नहीं है, सवाल में दे नहीं रखा है, लेकिन बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, तो 2 की वैल्यू 360 हो गई,
यानी कि कितना गुना होगा, 180 गुना होगा। तो ये भी 180 गुना हो जाएगा अंतः कोण। तो 180 गुणा 7, तो ये अंतः कोणों का योग आ गया। अंतः कोणों का योग बराबर अंतः कोणों का योग हम लिख सकते हैं 180 गुणा 7। इससे ये कट जाएगा, n बराबर में कितना आएगा, 9। यानी कि भुजाओं की संख्या हमें पता चल गई। भुजाओं की संख्या कितनी रही है, 9 रही है भुजाओं की संख्या। 9 अगर भुजाओं की संख्या रही है और हमसे प्रत्येक अंतः कोण पूछा है कि कितना होगा, प्रत्येक अंतः कोण पूछा है। अंतः कोणों का योगफल दे ही रखा है, तो अंतः कोणों का योगफल दे रखा है आपको 180 गुणा 7। प्रत्येक अंतः कोण ये पूछा, प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण। प्रत्येक अंतः कोण बराबर में क्या होता है, अंतः कोणों का योगफल बटे भुजाओं की संख्या। अंतः कोणों का योगफल कितना है, 180 गुणा 7, और भुजाओं की संख्या कितनी, 9 से डिवाइड कर दिए। 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 140 डिग्री। तो प्रत्येक अंतः कोण 140 डिग्री का है और x का मान पूछा था, मतलब प्रत्येक अंतः कोण। तो ये प्रत्येक अंतः कोण कौन सा है, चौथा इस सवाल का आंसर बन गया। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इन प्रेक्षणों को समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या है, अब देखिए इस सवाल में कुछ नहीं है, सभी को जोड़ना है और जितनी संख्या है उनसे भाग देना है। माध्य, समांतर माध्य या फिर एवरेज एक ही बात है, बस ये है। और इस सवाल में कुछ नहीं है, कराना नहीं चाहिए क्योंकि जोड़ना आपको भी है, हमें भी जोड़ना है। चलो फिर भी देख लेते हैं। 79, 92, 39, 57, 79, 92, 39, 57, 39, 57, 91, 28, 74, 28, 74, 90, 44, 90 और प्लस में 44। ये कितने अंक होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड कर दीजिए, उससे ये एवरेज होगा। इसको सभी को जोड़ के 9 से भाग देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए देखिएगा, कहीं शॉर्ट बन जाए, पूरे ही नहीं जोड़ना पड़े। ये कितना होगा, 4 8 16 19 19 और 7 16 26 26 और 9 35 35 और 2 37 37 37 और 9 9 7 16 6 कितना, 37 और 9, 37 और 9 9 7 16 46, 46 का मतलब 6 और डिवाइड बाई 9। यूनिट डिजिट पे ही देखते हैं पहले, अगर आंसर आता है तो, या नहीं आता है। ये एडिशन सही किया है, एक बार एडिशन को फिर से चेक कीजिएगा। इसमें कुछ नहीं है, बस ये एडिशन करना है और कुछ नहीं। एक बार फिर से चेक करते हैं कि 9 2 11 और 20 27 28 28 और 8 36 40 और 4 44 44, 4 आ रहा है। यहाँ पे कितने, 9। यूनिट डिजिट इसका कितना, 4 आ रहा है। अब ये बताइए, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसमें 9 का गुणा करें 4 आ जाए। तो 6 में 54, एक ही है, ये वाला दे रखा। तो ये 66 आंसर बन जाएगा, ये बन जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ से इतना हमको शॉर्ट मिल गया कि जो है 66 यूनिट डिजिट से ही हमारा काम चल गया। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ा। नहीं तो सवाल में कुछ नहीं है, ये जोड़ना है, 9 से भाग देना है, वो आप भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल। 450 रुपये में खरीदा गया 1/3 10% की हानि पर बेचा गया है, तो पूरे लेन देन 20% का लाभ प्राप्त करने के शेष माल को कितने प्रतिशत पर बेचना जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले हमें ये बात कई बार बताए, जब आपसे परसेंटेज में ही वैल्यू पूछी जाए तो फिर हमें रियल वैल्यू जो दे रखी है उससे हमें कुछ नहीं लेना देना। सवाल ये कह रहा है कि 1/3 10% की हानि पर बेचा गया, 10% की हानि पर बेचा गया। 1/3 का मतलब कितना, 3 में से 1 बेचा गया, 3 में से 1 बेचा गया। अब बच कितना गया है, 2। 2 वस्तुएं, 2 माल और बच गए, एक को तो बेच दिया 10% के लॉस। अब इस तरह से इन्हें क्या हुआ कि पूरे लेन देन में, यानी कि टोटल 3 वस्तुएं या फिर 3 माल था, इसमें 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ। अब यहाँ से देखिए ये कितना आएगा, -10% आ गए। इसको करिएगा, पता नहीं है। अब यहाँ से ये देखिएगा कि इनका गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 60%। टोटल जो है 60% का लाभ हुआ है तीनों वस्तुओं पर या फिर 3 माल पर। अब ये बताइए कि इन दोनों को जब आपने जोड़ा होगा तभी तो 60% आया, तो यहाँ पर कितना रहा होगा,
70 रहा होगा, 70% रहा होगा, तभी यहाँ पे 60% आया। अब यहाँ कितना रहा होगा, यहाँ पे कितना रहा होगा, तो 2 का गुणा करने के बाद 70 बनाए, तो यहाँ पे 35 रहा होगा, 35%। तो शेष माल को इनने 35% पर बेचा होगा, 35% पर, ये पहला वाला आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कहाँ पे पहुँच गए, 29, इसको हटाइए। कहाँ तक सॉल्व किए थे, ये कर चुके हैं 27 तक, 28 वाला सवाल है। देखिए ये सवाल भी गुणा भाग वाले ही कह सकते हैं, आप कर देते हैं। इस सवाल को कैसे करेंगे, ये भी आपके पास एक चुनौती। इस सवालों को कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ फंसा दिया, 17 का क्यूब निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन पर नज़र मारिए जहाँ कैलकुलेशन फंस रही है। जहाँ पे भी कैलकुलेशन अगर आपको फंसती दिख रही है, सबसे पहले ऑप्शन पर नज़र। ऑप्शन पर हमने नज़र मारा तो लास्ट 2 डिजिट तो एक ना एक जगह मैच कर रहे हैं, यूनिट डिजिट तो मैच कर रहे हैं, लेकिन लास्ट 2 डिजिट सभी में अलग अलग हैं। देखिए लास्ट टू डिजिट निकाल दीजिए, आंसर निकाल लेंगे। तो लास्ट 2 डिजिट निकालेंगे, इसका गुणा करेंगे तो ये 240 आएगा, माइनस में ये 12 ही आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इस 13 दूनी 26 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा। 13 से काटेंगे, 2 बार कटेगा, और 2 का स्क्वायर 4, माइनस में ये तो 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं, ये प्लस आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, प्लस था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 4 के बाद प्लस, फिर माइनस। अब 17 का हमें लास्ट 2 डिजिट से ही तो मतलब है, तो 17 का स्क्वायर करेंगे 289 आएगा। अब 289 17 का स्क्वायर आया है, देखिएगा 289 289 17 का स्क्वायर। अब क्यूब है तो 17 का गुणा और कर दीजिए। अब 17 9 कितने हो जाएंगे, 153 होते हैं शायद, अब डायरेक्ट कर लीजिए। 17 9 153, 63 और 17 में 153 का मतलब 3 आ जाएगा, 15। डायरेक्ट करिए, 56 का मतलब 63 का मतलब 3, 63 का मतलब 3 आ जाएगा, और ये 6, और 56 और 6 मनी 12, इनकी 2 गुणे, ये कितना आएगा ना, ये कितना आ जाएगा 3, 9 और 2 11, मतलब 13 आ जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्यूब का निकालेंगे तो ये 13 आएगा, 13 ये आ जाएगा। अब घटा लीजिए और जोड़ लीजिए। अब ऐड कौन कौन सा होना है उसको देखिएगा, लास्ट 2 डिजिट में ऐड तो होंगे, ये प्लस प्लस वाले सभी ऐड होंगे, ये ऐड होगा और ये भी ऐड होगा। तो 4 और 3 7, यूनिट डिजिट 4 और 3 7, 4 और 1 5, यानी कि 57 ये आ जाएगा। माइनस माइनस ऐड कीजिएगा, ये वाला, ये कितना है, माइनस में 12 ही आ रहा है, 12 ऐड कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 4, 45 लास्ट 2 डिजिट। कौन सा है लास्ट 2 डिजिट 45, पहले वाले में, तो पहला आंसर बन जाएगा। 2 सवाल और रहेगा, अभी फिनिश करते हैं। ये कह रहा है, ये सवाल अच्छा, देखिए 8 शर्ट 10 पैंट और 12 जोड़ी जूते, 12 जोड़ी जूते खरीदे, 8 शर्ट उसने खरीदे हैं, और एक का कीमत दे रखा है 850। इसी तरह से उसने खरीदे हैं, तो प्रति वस्तु, हर एक वस्तु का एवरेज बताना है, एवरेज कितना होगा। देखिए 8 12, 8 10 और 12, 8 10 और 12 शर्ट पैंट और जूते, शर्ट पैंट और जूते, शर्ट पैंट और जूते खरीदे हैं उसने, ये खरीदे शर्ट पैंट और जूते। अब कितने, 550, 1850, 550, 1000 और 850, 850। अब ये प्रत्येक एक शर्ट की कीमत है, ये 550 रुपये में हर एक शर्ट 550 में खरीदी, हर एक शर्ट 550 में खरीदी। अब सभी का एवरेज निकालना है कि सभी का एवरेज क्या होगा। देखिए 2 चीज़ें हैं कि इन सभी का आप गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे फिर भाग देंगे, उस तरह से एक तरीका वो। दूसरा तरीका अगर थोड़ा आसान करना है तो आसान कहाँ से हो सकता है, जैसे 550 में अभी हम 8 का गुणा करेंगे तो कैलकुलेशन लंबी होगी। अगर कहीं जितने ये जो आइटम रहते हैं, नंबर रहते हैं, उनका अगर हम रेशियो निकालना है तो छोटी हम संख्याओं को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे कैसे छोटा करेंगे देखिएगा ध्यान से। जैसे हम ये सभी 2 से कट रहे हैं तो काट दीजिए, 2 से काटेंगे 4 5 6, 4 5 और 6 ये आ जाएंगे, 4 और 5 और 6, ठीक है ये आ।
अब एवरेज, अब इन सभी का अभी भी या तो गुणा कर लो या फिर डायरेक्ट कुछ एवरेज मान लो। मान के चलिए, ना ये मानते हैं ना छोटी मानते ना बड़ी, बीच वाली संख्या हमने 850 हमने मान लिया गया, 850 एवरेज था। ठीक है, 850 एवरेज। एवरेज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्रत्येक सट भी 850 की मान ली है आपने, और यहाँ पे जो है प्रत्येक पेंट भी आपने 850 का मान लिया। तो अब देखिए, अगर आपने प्रत्येक 550 की जगह 850 अगर मान लिया है, 850 मान लिया है, तो प्रत्येक पेंट पे आप ये बताइए कितना ज़्यादा मान के चल रहे हैं। एक पेंट पे आप 300 रुपये मान के ज़्यादा चल रहे हैं, 300 रुपये ज़्यादा मान के चल रहे हैं एक पेंट पे, एक पेंट। इसी तरह से यहाँ पे एक जूते पे जो है 850 का मान के चल रहा है, तो कितना कम माना है आपने, 150 रुपये आपने जूते का कम लिया है, एक जूते पे कम लिया है 150 रुपये। और यहाँ पे पेंट को, शर्ट को 300 रुपये ज़्यादा कर लिए, तो एक पे अब 4 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे 4 का गुणा यहाँ पे किया और 5 का गुणा किया हमने यहाँ पे। मतलब ये इनको तो हटाना है, ये रुपए ज़्यादा जा रहे हैं एवरेज में, तो और इन अब और ये वाला ऐड करना है, क्योंकि ये रुपए कम गया है, प्रत्येक पेंट तो ज़्यादा कीमत का है, 150 रुपये कम माना है, तो इसको जोड़ना है। अब ये बताइए हटाना कितना है, जोड़ना कितना, चढ़ती है 1200 रुपये, 1200 रुपये टोटल ये तो हटाने हैं, और 15 पने 75, 750 रुपये, 750 रुपये ये और ऐड होना है। तो टोटल कितने रुपए का अंतर जा रहा है, टोटल कितने रुपए आप अंतर जा रहा है, तो 1250 में से 750 रुपये अगर माइनस करेंगे तो कितने, 7 5 12, 450 बच गए, 450, लेकिन 450 माइनस के हैं, मतलब इतने रुपए इन्होंने, आपने टोटल इतने रुपए इसमें ज़्यादा ऐड कर दिए। तो अब 450 रुपये जो है ज़्यादा ऐड किए, 450 रुपये, 450 रुपये। अब ये 450 रुपये हैं टोटल, इनका औसत निकालिए, 6 4 10 और 5 15, 15 से डिवाइड कर देंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज यहाँ से निकल जाएगा 30 रुपये। 30 रुपये आपको हटाना है, क्योंकि 30 रुपये एवरेज आपने ज़्यादा लिया है। तो 850 में से 30 अगर माइनस करेंगे तो सही एवरेज आपका आ जाएगा कितना, -30 रुपये करेंगे, 30 करेंगे तो 820 रुपये। 820 रुपये सभी वस्तुओं का एवरेज है, 820 से 2 वाला आंसर बन जाएगा, ये आंसर होगा। समझ में नहीं आया हो तो हम एक बार और रिपीट करते हैं। यहाँ से हमने ये मान लिया था कि सभी का एवरेज हमने 850 मान लिया था, जबकि इन 4 वस्तुओं का एवरेज 550 था, तो इनका एवरेज आपने कितना ज़्यादा मान लिया था, 300 ज़्यादा मान लिया था, 300 ज़्यादा मान लिया था। ये एवरेज गुणा संख्या करेंगे तो टोटल रुपए कितने ज़्यादा मान लिए आपने, 1200 रुपये ज़्यादा मान लिए थे। ठीक है, जो रुपए होने चाहिए। इसी तरह से पेंट की अगर बात करेंगे तो पेंट को 1000 रुपये का था, आपने 1000 रुपये एवरेज था पेंट का, लेकिन पेंट का एवरेज आपने 850 मान लिया, पेंट का एवरेज 850 माना, 850 माना मतलब 150 रुपये आपने कम माना है, कम माना है, 150 रुपये एवरेज कम माना है, एवरेज गुणा संख्या करेंगे तो 750 रुपये आपने कम लेके चले हैं। तो इस तरह से ये 1200 तो जो ज़्यादा रुपए आपने ऐड किए हैं उनको हटा देंगे, और 750 रुपये आपने जो है कम लेके चले उनको जोड़ लेंगे। टोटल यहाँ से हम देखेंगे, कुल मिलाकर हमारे पास रिजल्ट ये आएगा कि 450 जो रुपए हैं, 450 जो रुपए हैं, इन 450 रुपये आपने क्या किया है कि ज़्यादा जोड़ा है, उसमें ज़्यादा जोड़ा है 450, तो ये 450 हटाने, माइनस का मतलब हटाने। अब 450 ये तो क्या है आपका, इतने रुपए हैं टोटल ये हो गए। अब इनका एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज कितना, तो सभी 15 का, तो 15 से आपने डिवाइड किया, जैसे ही 15 से डिवाइड किया तो एवरेज कितना आया, 30। यानी कि 30 आपने एवरेज ज़्यादा ले लिया था, तो 850 में से हमने 30 माइनस कर दिया, 820 इस सवाल का आंसर आ गया, ये सवाल का आंसर है। रिपीट कर दिया हमने दोबारा से। नेक्स्ट सवाल को और देखते हैं। ये सवाल भी ठीक है, क्योंकि इस सवाल को जैसे ही हमने देखा तो एक बार तो हमें भी समझ नहीं आया कि इसमें करना क्या है। देखिए, 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की उसने, बबीता कोई लड़की है, पहली दूरी, और पहले की दूरी की दुगनी 44 से तय की है। फिर वह उसी रास्ते से शुरुआती बिंदु पर लौटती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 34 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वापसी यात्रा के लिए उसकी गति क्या है, समझिए। बबीता है, वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कुछ दूरी जाती हैं, कुछ 44 के हिसाब से जाती हैं, इससे दुगनी दूरी जाती हैं 44 के हिसाब से, और फिर टोटल जहाँ तक वो गई है और वहाँ से वापस आती है, तो एवरेज स्पीड निकली 34 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझिए, इस सवाल को ऐसे समझिए, जैसे मान के चलिए ये 11 है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा,
यहाँ पे अगर एक दूरी गई है तो यहाँ पे वो इससे दुगनी दूरी गई है 44 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले तो सवाल समझ में आना चाहिए सवाल है क्या। अब ये टोटल 3 दूरी है, अब यहाँ से गई, यहाँ से वो फिर वापस उसी बिंदु पे आई, उसी बिंदु पे रहिए, इसी बिंदु पे वो यहाँ से फिर वापस आती है, इसी बिंदु पर आती है। तो यहाँ से जाने और आने की टोटल एवरेज जो स्पीड निकाली, तो वो टोटल एवरेज स्पीड कितनी आई, 34 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बात समझ में आ गई, इतना समझाना था। मतलब यहाँ पे वो अगर एक दूरी गई है तो यहाँ पे वो दुगनी दूरी 2 दूरी गई है, और यहाँ पे टोटल कितनी दूरी, एवरेज स्पीड क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय। मतलब इधर से गई और इधर से वापस आई, तो गई 3 और वापस आई 3, तो 3 वो गई है और 3 ही वो वापस आई, तो टोटल कितनी दूरी गई हुई, 6 दूरी हुई। तो एवरेज स्पीड में उसने कितनी दूरी चली है, टोटल 6 दूरी। ये सवाल का मतलब था, अगर समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन्होंने हमसे पूछा क्या सवाल पे, एक बार और वापसी यात्रा के लिए उसकी गति क्या थी, जो रिटर्न में आई है उसके लिए स्पीड आपने क्या रखी। चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि दूरी हमारे पास नहीं है, तो हम दूरी मान लेते हैं, और दूरी मान लेते हैं इन सभी का एलसीएम। कितना आ जाएगा एलसीएम, तो 11 44 का तो 44 ही आ जाएगा, लेकिन 11 44 का 44 आएगा, लेकिन अभी 17 से 44 डिवाइड नहीं होगा, 34 से नहीं होगा, तो 17 और चाहिए इसमें, 2 से तो हो जाएगा, 17 का गुणा हमने और कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे हम टाइम निकालते हैं, तो 11 चौको 44, 17 चौको 68, 68 घंटे आ गए। इधर से लगे 44 से 44 तो 17 घंटे, और 34 से काटेंगे इसको, 17 से 2 बार और 2 से ये 22 बार, 22 बार ही आ गया। अब लेकिन सवाल ने आपसे क्या कहा था, सवाल ने ये कहा था कि ये एक दूरी हम माने हैं 44 गुणा 17, तो इस दूरी, इतनी दूरी तो चलने में उसे कितना समय लगा है, 17 घंटे, लेकिन ये दूरी दुगनी चली है तो दुगना समय लगना चाहिए, आगे दूरी दुगनी गई है। और ये दूरी कितनी गई है, टोटल 6 दूरी, 3 गई है 1 2, 3 गई है 3, टोटल 6 दूरी। तो ये तो एक दूरी मान के चले, एक दूरी चलने में 22, तो 6 दूरी चलने में गुणा 6 कर दीजिए, कितना आ रहा है 12, और 12 और 1 13, 132 आ जाएगा। ये कितना आएगा 17 दूनी 34, 34 ही आएगा। तो इन दोनों को ऐड करिए, कितना आता है 9 8 4 12, 90 12 102, 102 घंटे, 102 घंटे। और ये कितने आएगा 132 घंटे। अब हमें एक बात बताइए कि ये 11 की स्पीड से गई थी यहाँ से यहाँ तक, 44 गुणा 7, और फिर 44 की स्पीड से गई है, तो जाने में तो टोटल समय हमें पता चल गया 102 घंटे। औसत दूरी क्या है, कुल दूरी बटे कुल समय, मतलब जाने में लगा समय और प्लस में आने में लगा समय। तो ये वाला जो एवरेज स्पीड वाला जो टाइम आया है वो तो जाने और आने का समय टोटल है। अब जाने वाला समय अगर हम आने जाने वाले समय में से माइनस कर दें, तो आने वाला जो समय है वापसी का वो हमें पता चल जाएगा कितना है। तो इसको माइनस कीजिए, जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो ये जो है कितना आ जाएगा आपके पास, 30 घंटे आ जाएंगे, 30 घंटे। अब ये बताइए 30 घंटे लगे हैं उसे वापस आने के लिए, 30 घंटे लगे हैं। अब हम वापसी की स्पीड पूछ गई है, स्पीड बराबर में क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, सॉरी स्पीड बराबर में दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 44 गुणा 17 बटे 30, 44 गुणा 17 बटे में 30। अब ये दूरी, लेकिन ये तो एक दूरी है, ये वापस कितनी आई, टोटल 3 दूरी आई, 3 दूरी तो 3 का गुणा कर देंगे, इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, इससे ये कैंसिल। अब 17 गुणा 4 68 का मतलब 8 6 68 और 6 14 74, 1 पॉइंट बाद डेसिमल लग जाएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी वापसी की जो जाने की जो स्पीड थी वो थी 74.8 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा इस सवाल का आंसर बन जाएगा, ये इस सवाल का आंसर होगा। शायद क्वेश्चन इतने ही थे। एवरेज क्वेश्चन एनटीपीसी में बस 30 ही क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे आगे कोई ज़्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, ठीक है। तो ये 9 जून का पहली शिफ्ट का पेपर था, वो भी सॉल्व होगा। इसके बाद हम 9 जून की सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आएंगे, ठीक है। तो कंटिन्यूअस बने रहिएगा। आपको सभी पेपरों के जो एनटीपीसी में आए हैं उनके सभी के जो है बेस्ट सॉल्यूशन हमें यहाँ दे देंगे। हाँ, एक बात और है कि अभी यूपीएसआई का पेपर है ना,
तो उस यूपीएसआई के पेपर के भी हम सॉल्यूशन डालेंगे। प्रीवियस ईयर से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना, उनको भी डालेंगे। तो आप ये क्वेश्चंस देखेंगे तो इससे आपको थोड़ा ये पता चलेगा नए क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, और यूपीएसआई के डालेंगे उससे आपको ये पता चल जाएगा कि यूपीएसआई में जो है पहले कितने क्वेश्चंस आए, पहले कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो आप दोनों तरह से अपग्रेड हो जाएंगे। तो हमें यूपीएसआई का भी वीडियो डालना शुरू करेंगे, जल्द शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।